और फिर शुरू हुई 14 दिन की वो यात्रा जिसने तिब्बत और भारत की हिस्ट्री बदल दी। पहाड़, अंधेरा, पीएलए के पेट्रोल्स, दिन में छुपना, रात को चलना और एक चाइनीज एयरक्राफ्ट जो उनके ऊपर से गुजरा। उन्होंने अपने बायोग्राफी में खुद लिखा था कि ये मोमेंट उनके लिए कितने स्केरी थे। 31 मार्च को दलाई लामा और उनके काफिले ने मैकमोहन के पार शुतंगमो बॉर्डर पोस्ट पर आसाम राइफल्स ने उनका स्वागत किया और उसी दिन नेहरू ने पार्लियामेंट में सबसे कहा कि दलाई लामा के साथ इज्जत से पेश आया जाए। चाइना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 7 सितंबर 1959 को भारत ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसमें नेहरू और जो एनले के लेटर्स को पब्लिक किया गया और एक दिन बाद 8 सितंबर को जो एनले ने नेहरू जी को लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर को वापस से निगोशिएट किया जाए और सीमा पर सिर्फ कागज नहीं रहा। अगस्त 1959 में लॉन्गजू NEFA के पास एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अक्टूबर 1959 में लनाक्ला पास और लद्दाख के यहाँ और एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब चाइना एक अलग ही गेम खेल रहा था। चाइना का मानना था कि तिब्बत के कुछ रीजन्स इंक्लूडिंग आज के अरुणाचल प्रदेश के कई रीजन्स उनके हिस्टोरिकल लेगेसी का एक पार्ट है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को जंगनम या साउथ तिब्बत कहता है। उसी के साथ चाइना 1914 के मैकमोहन लाइन को भी नहीं माना क्योंकि चाइना ने शिमला कन्वेंशन पर साइन ही नहीं की। 1960 में एक आखिरी कोशिश हुई। जो एनले खुद दिल्ली आए। उन्होंने एक पैकेज डील ऑफर की, अक्साई चीन बॉर्डर चाइना का और अरुणाचल प्रदेश भारत का, लेकिन नेहरू जी ने इसे साफ मना कर क्योंकि ये ऑफर अक्साई चीन के इलीगल चाइनीज प्रेजेंस को लेजिटिमाइज करता। इस ना के बाद भारत ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की। माओ जेडोंग के लिए ये एक सीधा खतरा था तिब्बत पर उनकी पकड़ बनाने के लिए। और फिर 20 अक्टूबर 1962 दो अलग जगह एक साथ पीएलए ने अटैक किया, चिपचापकाली लद्दाख में और नामकाचू रिवर NEFA में। एक महीने की जंग और 21 नवंबर को चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर किया। अक्साई चीन चाइना के पास और अरुणाचल प्रदेश भारत के पास, और जो सीमा रेखा बनी उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। वही कंसेप्ट जो एनले ने 1959 में इंट्रोड्यूस की थी। अब बात करते हैं उस इंसान की जिनके एक कदम के वजह से ये सब बदला। एग्जाइल के पहले साल ही 1959 में दलाई लामा ने तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की नींव रखी। 1960 में धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, 1970 में लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स खोला। उन्होंने 67 से ज्यादा कंट्रीज विजिट किए, शांति, अहिंसा और कंपैशन के संदेश लेकर। साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट के साथ बैठे साइंस और बुद्धिज्म के बीच एक नई बातचीत शुरू की और 1989 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें गांधी जी का स्पिरिचुअल वारिस कहा। वो आज भी अपने आप को एक सीधा साधा बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं। आज 2026 में ये सीमा रेखा सिर्फ एक बॉर्डर लाइन नहीं है, ये एक लाइफ फॉल्ट लाइन है। 2017 से लेकर 2025 तक चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन्स को चाइनीज नाम देते आ रहा है, एक कार्टोग्राफिक स्ट्रेटेजी के तौर पर। मैप पे नाम लिखो, दुनिया मान लेगी। अब एक नया अध्याय। दलाई लामा की उम्र 90 साल हो चुकी है। 2 जुलाई 2025 को दलाई लामा ने खुद कहा, मेरा सक्सेसर फ्री वर्ल्ड में पैदा होगा। उनके गदन फुद्रांग ट्रस्ट को ये राइट्स है, लेकिन चाइना का 2007 का लॉ ये कहता है कि री-इनकार्नेशन उनके देश में उनके परमिशन के बाद ही होगा, एक बीजिंग का और एक धर्मशाला का, और दोनों के बीच भारत, जैसे 1959 में था। 1959 का साया आज भी 2026 में दिखाई देता है। तो अगली बार जब LAC पर तनाव की खबरें पड़े तो ये याद रखना, एक फैसले ने 2 देशों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया था।